नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस का निवेदन किया। बता दें कि उत्तराखंड में करीब 70% वन क्षेत्र है। ऐसे में प्रदेश में विकास कार्यों के लिए हर साल बड़े पैमाने पर वन भूमि का हस्तांतरण किया जाता है। इसके साथ ही तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण किए जाने को लेकर सीएम धामी केंद्रीय वन मंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए। ये मुलाकात की तस्वीरें सामने हैं, जहां कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं वन भूमि के ट्रांसफर का अनुरोध भी किया गया है। यह मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। कई मुद्दों पर चर्चा इस दौरान होती नजर आई है। नई दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें हाउस ऑफ हिमालयज ब्रांड की स्थानीय उत्पाद भेंट किए। इसके साथ ही राज्य में बिजली की बढ़ती मांग, ऊर्जा सुरक्षा और बेस लोड क्षमता को पूरा किए जाने के मद्देनजर कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य को बिजली का 500 मेगावाट अतिरिक्त कोटा स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का भी अनुरोध किया। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण और 13 चौराहों के सौंदर्यीकरण की जद में 200 से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। इसको लेकर शहर के प्रतिष्ठित लोगों के शिष्टमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप दिया है। वहीं अब पेड़ न काटे जाने को लेकर मुहिम को कांग्रेस की ओर से समर्थन भी दिया जा रहा है। शहर में 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है। उसमें हमें वार्निंग करनी है। कई जगह जो पेड़ हैं वो छपान भी हुआ था। जिलाधिकारी महोदय इसको लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उनके द्वारा फिर ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो पाकड़ है, पीपल है या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्ष हैं उनको काटने के बजाय हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, रिलोकेट करेंगे। उसके लिए वन विभाग के साथ बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है और लगभग शहर के विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक संख्या के पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने के बजाय ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया गया है। का नाम दिया जा रहा है और सड़क चौड़ी कितनी हो रही है, उससे लाभ क्या होने जा रहा है, ये कहीं भी क्लियर रोड मैप जनता के सामने नहीं रखा गया और सब लोग अंधेरे में। मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी इस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं है और क्योंकि बताया नहीं गया है। ये जो सड़क चौड़ी की जा रही है, ये आगे जाके वो फिर संकरी होनी है, तो वो फिर एक बॉटलनेक बनेगा, एक संकरी रोड हो जाएगी जहाँ पर फिर जाम की स्थिति बनेगी। जबकि नारीमेन चौराहा, आपका रेलवे चौराहा जो है, वहाँ पर क्रॉस रोड होने की वजह से व्हीकल्स क्रॉस करते हैं, जिस वजह से जाम लगता है। आवश्यकता है कुशल यातायात प्रबंधन की और अन्य ऑप्शंस की। इसमें जनता के वो मांगे जाने चाहिए, सुझाव मांगने जाने चाहिए, ताकि बिना पेड़ काटे। 10 जुलाई को चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा और हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान नकदी, शराब और अन्य मादक पदार्थों के अवैध प्रलोभन पर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में आ गया है और जब्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि हमारी एसएसटी और एफएसटी लगातार धरातल पर जब्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। सीजर के लिए जितनी भी हमारी एसएसटीज, एफएसटी सब ऑन ग्राउंड लगातार चेकिंग का कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा लगातार इसमें सीजर भी किया जा रहा है और सीजर जो विभिन्न इनके मत रहते हैं, कैश, लिकर और विभिन्न प्रकार के नार्कोटिक्स वगैरह सब मिला करके लगभग 11,32,000 का कुल सीजर अभी तक जब्ती किया गया है। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे मिले एक किशोरी के शव के मामले में परिजनों ने आदित्य राज सैनी और उसके नौकर पर सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था।
देहरादून जिला प्रशासन की ओर से हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों को पेड़ लगाने हेतु कॉल्स मिले हैं, जिनमें अधिकतर सड़क क्षेत्र का है। कई जगह निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठकें होती रहती हैं और सारे सांसद हमारे दिल्ली में समय क्योंकि सत्र चल रहा है तो सभी सांसद वही हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के। उन लोगों के साथ भी, सांसदों के साथ भी संगठन को बैठना था। इसी को लेकर के वहाँ पर मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, स्टेट के, हमारे केंद्र के तमाम, हमारे राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद सभी उस बैठक में रहे हैं। निश्चित रूप से क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस समय 2 विधानसभाओं में चुनाव भी चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी वहाँ पर मंथन किया गया है और आने वाले समय में किस प्रकार से हम उत्तराखंड की बेहतरी के लिए सारे सांसद अपना सहयोग कर सकें। खटीमा विकासखंड सभागार में पंचायत समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय स्तर के विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बिजली, पानी आदि से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। जो बैठक होती है वो 3 महीने में एक बार होती है और एक बहुत अच्छा फोरम होता है क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए। आज की बीटीसी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान विभागों की बारी आ चुकी है और इनके बारे में जो समस्याएं थी वो जनता ने उठाई हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई हैं। तो समस्याएं कुछ काफ़ी पुरानी समस्याएं हैं, कुछ नई समस्याएं हैं। तो उसके लिए प्रमुख जी के माध्यम से और मेरे माध्यम से भी निर्देश दे दिया गया है कि वो जितना संभव हो सके उनका निस्तारण करें और एक कुछ बातों में तो इन्हें आज ही जा करके निस्तारण करने के लिए। बैठक अहम रही और देखिए अब बारिश के सीज़न में रोड की समस्या बहुत गंभीर समस्या रही है आगे। प्रतापपुर वाली रोड जो है पूरे विकासखंड में एक ऐसी रोड है जो 3 मीटर की रोड है, नहीं तो आम रोड जो भी होती है वो 4 मीटर की रहती हैं। उसका मुद्दा यहाँ पे बना रहा और उस पर आश्वासन दिया है पीडब्ल्यूडी ने, इसके जल्दी ठीक दुरुस्त कराया जाएगा। और देखिए गर्मी का भयंकर गर्मी इस बार पड़ी, उस गर्मी को भी लेके जहाँ पे जनप्रतिनिधियों में काफ़ी रोष था कि घरों पर नल नहीं पहुँचा। जल मिशन के तहत गांव-गांव में टंकियाँ लगी हैं मगर पानी नहीं पहुँच पा रहा, उसमें भी काफ़ी जनप्रतिनिधियों में रोष था और मैंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि पानी की सप्लाई ठीक की जाए। तो उस पर भी कार्रवाई होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि खटीमा में जो भी टंकियों का कार्य हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराए जाने की केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में शुरू किए जा चुके हैं। देखिए, भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फिटनेस या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं वो। उसमें देहरादून में है, डोईवाला में, हरिद्वार में, रुद्रपुर और हल्द्वानी, ये 4 सेंटर संचालित हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है, निजी क्षेत्र में ही। ऋषिकेश और कोटद्वार में हमारे जो सरकारी भारत सरकार के सहयोग से बन रहे हैं उनमें भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इक्विपमेंट्स लगने हैं, भारत सरकार के द्वारा लगवाए जाएंगे, तो उसका हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे वो लग जाए तो उनका भी संचालन शुरू कर दिया जाए। प्रदेश में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और इस बीच यहां कई देश दुनिया के श्रद्धालु पहुंचकर बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उनका तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया। सोनू निगम ने परिवारजनों के साथ भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए। बोल बद्री विशाल भगवान।
उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों के बीच बेहतर तालमेल और मरीजों की सुविधा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य महानिदेशक ने एक रेफरल नीति तैयार कर जारी की है। इसके तहत अब किसी अस्पताल के डॉक्टर किसी गंभीर मरीज को ऐसे ही दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। पहले डॉक्टर्स को दूसरे अस्पताल के नोडल अधिकारी से बात करनी होगी। बेड की उपलब्धता होने पर ही दूसरे अस्पताल में मरीज को डॉक्टर ट्रांसफर कर पाएंगे। चाहूँगा कि इसको लेकर इस नीति के बनने से पहले भी हम लोग की हमेशा एक बातचीत और ये डॉक्टर को जानकारी चलती रहती है कि कभी भी किसी मरीज को अनड्यू रेफ़र ना किया जाए। हमेशा रेफ़र करने के पहले हम लोग अगर दूसरे अस्पताल से सामंजस्य बना लें कि वहाँ भी बेड खाली है क्या नहीं, तो एक बहुत अच्छा रहता है। कई बार मरीज भी इस तरह की जानकारी अपने आप जुटा लेते हैं। तो ऐसे में सरकार ने भी चूँकि एक रेफरल नीति दी है तो उसको हम पूरी तरह लागू करने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरीज की भलाई के लिए है कि मरीज जहाँ भी रेफ़र किया जाए वो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मरीज को बिना बात ही रेफ़र किया जाए। अगर हमारे पास पूरी सुविधा है, बेड खाली है, तो ज़रूर से हम उस मरीज को यहाँ पूरी सुविधा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास आईसीयू बेड की नीड है और आईसीयू नहीं है और अगले 12 घंटे के अंदर उस आईसीयू ना मिलने की उम्मीद भी है, तो ऐसे केस में रेफ़र करना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बीते दिनों काठ बांग्ला बस्ती में हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं घटनास्थल पर कांग्रेस से कई नेता मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि सरकार इन बस्तियों को उजाड़कर इन्हें निराश्रित कर रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश से की जा रही है। वहीं राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान ने बड़ी बेबाकी से बयान देते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण यूं ही नहीं हो गया। इस अतिक्रमण के पीछे दोनों दलों की राजनीतिक मंशा छुपी रही है। सबसे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करूंगा। और जो उन्होंने न्याय दिया था कई वर्ष पहले, वो किसी भी पार्टी ने पूरा नहीं किया। मेरी सभी पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों से एक निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय का अपमान न होने दिया जाए और जो सर्वोच्च न्यायालय का न्याय है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके ध्वस्तीकरण होना चाहिए। और जिन जिन के पानी के, बिजली के और सड़कें हैं, उनको यथास्थान, उनको कहीं किसी और जगह स्थानांतरित करके बिल्कुल नदी को बिल्कुल साफ सुथरा छोड़ा जाए, जिससे कि बाई चांस खुदा न करे कोई ऐसा कुदरत कहर डाले तो उससे किसी भी मतलब जन जन की किसी की हानि ना हो, मवेशी न मरे, उनके घर बर्बाद ना हो, उनके बच्चे बर्बाद ना हो। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 28-29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहाँ तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुका जगहों में भारी वर्षा मिलेगी। और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे आप जा रहे हैं कल 27, 28 और 29 को, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी और भी बढ़ेगी। ज़्यादातर जगहों में जहाँ हल्की से मध्यम मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी भी जो है आपको कुमाऊं रीजन में, हिल्स के एरिया में बात करूं तो खासकर उसमें रहेगी, या प्लेन्स में भी जो है हैवी रेंज तक वहां पर भी मिलेगी। इसी तरह गढ़वाल में है, पौड़ी है, या इसी तरह देहरादून है, इसमें भी संभावना है कि कल जो है हैवी रेंज यहाँ पर। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही और क्या कुछ जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है, आपसे समझना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, मौसम विभाग के ओर से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश, जो बारिश पहाड़ों पर होने वाली है उसको लेकर कहा गया है। वहीं पहाड़ों पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, ताकि पहाड़ पर काफी तेज बारिश की संभावना रहती है, क्योंकि मानसून भी आने वाला है, तो इसको देखते हुए लोगों को यह सतर्क करने के लिए बोला गया है, ताकि वो कभी भी यदि निकलते हैं तो वो जब निकलते हैं तो वो सतर्कता बरते। और साथ ही साथ चारधाम की यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा में भी लोगों को मौसम विभाग की जानकारी देने के लिए कहा गया है कि वो किस समय पहाड़ पर की यात्रा करें, पहाड़ पर निकलें, और साथ ही साथ जो पहाड़ पर लोग चले रह रहे हैं तो वो अपने होटल से, अपने घरों से बाहर तभी निकले जब मौसम साफ रहे, क्योंकि मौसम पहाड़ों में क्या है कि अचानक करवट ले लेता है। मौसम से अचानक करवट लेने के कारण लोगों को परेशानी हो जाती है, और खास करके जो लोग मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ की ओर आ रहे हैं या जो अन्य राज्यों से श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने के लिए पहाड़ पर आ रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से बताया गया है कि उन्हें विशेष रूप से मौसम विभाग की जानकारी दे लेनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने साथ ठंडे कपड़े और बरसाती रखने के लिए कहा गया है, ताकि बारिश के कारण उनकी यात्रा में कोई बाधा ना आ सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का भी खतरा हो जाता है, पहाड़ों के टूटने का भी संभावना होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में काफी गर्मी है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले काफी गर्मी थी, और काफी गर्मी के कारण जब अचानक बारिश होती है तो वहां पर पहाड़ के पत्थर जो है वो टूटने लगते हैं, टूटकर नीचे गिरते हैं, जिसके कारण वो लोगों को, यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है, श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। कभी कभी वो यात्री कभी बड़े शिला जो होते हैं वो गाड़ी पर भी गिर जाते हैं, जिसके कारण से भी कुछ लोगों को चोटिल हो जाते हैं। इस कारण से पहाड़ों पर लोगों को सतर्कता बरतने का है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में अभी यहाँ पर चटक की धूप निकल चुकी है, लेकिन कल बारिश हुई थी, और आज चटक की धूप के निकलने के बाद भी यहाँ पर मौसम अभी अनुकूल बना रहा है, काफी ज्यादा गर्मी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से अभी जो मौसम विभाग के द्वारा जारी चेतावनी किया गया था, सभी लोगों को उसको पालन करने कहा गया है, और पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ भागों में वहां पर अभी येलो अलर्ट जारी करके बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है, ताकि लोग सतर्क रहें। जी साथ ही यशराज, आपसे जानना चाहूंगा पर्यटन पर इस बरसात का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्यटक फिलहाल देहरादून, उत्तराखंड इन जगहों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम उत्तर भारत में देखा गया उसके बाद से लोग पहाड़ों पर रुख करते हुए नजर आए। पर्यटन पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ इस बरसात का नजर आने वाला है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और साथ ही साथ पहाड़ों पर जाते हैं। अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है, चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए भी लोग आ रहे हैं। वहीं श्रद्धालु जो अभी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है सतर्कता बरतने कहा गया है कि वो अपने साथ रेनकोट लेकर चलें, और साथ ही साथ मौसम की जानकारी वो लेकर के निकलें। मौसम यदि साफ हो, आकाश यदि स्पष्ट रूप से बादल दिखाई नहीं पड़ रहा है, तभी वो निकलें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब वो चलते हैं अपने घर से तो अपने साथ ही साथ वो कुछ खाने पीने की सामान को भी जरूर अपने साथ रखें पहाड़ी क्षेत्रों में जब चलते हैं। और यदि बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों की, अभी सतपाल महाराज ने एक प्रेस वार्ता करके यह कहा था कि मानसून आने से पहले ही पहाड़ी क्षेत्रों में जेसीबी की तैनात कर दी जाए, और पहाड़ी क्षेत्रों में और वहां पर इंजीनियर की भी तैनाती कर दी जाए। बिल्कुल यशराज, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मसूरी में मॉल रोड पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का पटरी पर बैठे लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं मसूरी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं, ताकि मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किया जा सके। आप जानते हैं कि अतिक्रमण हो रखा है, तो उसको हटाने के लिए प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर अतिक्रमण ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें भी इन्हें मौका दिया गया है कि हटाने के लिए। अभी फिलहाल तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम अभी नहीं लगाएंगे, तो आगे की कार्रवाई जो जैसे भी प्रशासक महोदय निर्देश देते हैं उसके अनुसार की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।